हेलो बच्चों, माई सेल्फ के घर। और इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं जेईई मेन PYQ फ्रॉम चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 फिजिक्स में। इसमें काफी सारे क्वेश्चन इन 54 पेपर्स में हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो 50 प्लस क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो आया ही है ऑन एन एवरेज। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक वाइज ये क्वेश्चंस आपको सेपरेट करके दिए हैं कि जिस फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं वो सारे एक जगह पर आ जाएं, जिससे आप एक फॉर्मूला को मल्टीपल टाइम अलग अलग क्वेश्चन को रीड करके कि अच्छा ये ऐसे यूज हो रहा है, ऐसे यूज हो रहा है, आप उन चीजों को समझ पाए, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियोस के लिए भी किया था और इसके बाद वाली वीडियो में भी करेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर थोड़ा जल्दी से या ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वीडियो अपलोड करिए। डेफिनेटली बेटा, मैं समझता हूं कि एग्जाम पास में है और आप चाहते हैं कि जल्दी से वीडियोस अपलोड कर दें, बट मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। मैं अकेला ही हूं, खुद ही फाइल तैयार करता हूं, खुद ही रिकॉर्ड करता हूं, खुद ही अपलोड करता हूं। बट आप इतना ट्रस्ट करिए कि एग्जाम से पहले और बहुत पहले, ऐसा नहीं कि मैं 30 अप्रैल की बात कर रहा हूं, फेब में और मिड मार्च तक सभी चैप्टर के वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी वीडियोस आने की, क्योंकि अब पैटर्न सेट हो चुका है कि किस पैटर्न में आपको वीडियोस देनी है। सोर्स फाइनल हो चुके हैं, किस सोर्स से वीडियो क्वेश्चंस हमें उठाने हैं। ये थोड़ा सा गैप डिले इसलिए भी हुआ क्योंकि नीट के कुछ PYQ के जो ब्लैंक PDF थे, क्वेश्चन PDF, वो हमने अटैच करने थे। वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 4-5 चैप्टर बचे हैं, वो 1-2 दिन में हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? जब तक ये वीडियो मिलेगी तब तक वो हो चुके होंगे बेटा। वैसे ही आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको देने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। बस हमें चाहिए आपकी थोड़ी सी सपोर्ट, वो आप हमें लाइक, कमेंट एंड हाइप कर कर दे सकते हैं। रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बोलिए लाइक एंड शेयर करेंगे तो हमारी भी एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बेटा। ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, RMS वैल्यू ऑफ द करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिंग करंट। इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चन नीट में भी काफी बार आए हैं और जेईई में भी काफी बार आते हैं। तो क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें एक क्वेश्चन आपको, एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन भी आगे दिखाएंगे। वैसे तो हम 22 वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, बट एक क्वेश्चन 22 का भी हमने कंसीडर किया है। आप देखिए, ये 22 जेईई मेन में आया था और ये सिमिलर नीट मणिपुर वाले एग्जाम में 2023 में आया था। सेम कंसेप्ट। मैं इस बात से ये भी कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं याद करने बेटा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या फॉर्मूला है। कंसेप्ट समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, इसमें कहता है RMS वैल्यू बतानी है बेटा। तो ये साइन के आगे जो टर्म होती है ये हमें क्या देती है, पीक वैल्यू बेटा। तो RMS वैल्यू क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, तो क्या आएगा 100 एम्पियर। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, आप मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। अगर आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है तो ये 100 पाई होगा, 2 पाई f बेटा, तो ये कितनी हो जाएगी, f हो जाएगी 50। कुछ बच्चों ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए कहा है सोल्यूशन की, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जहां जहां हो सके स्पीड को बढ़ाया जा सके। अब ये क्वेश्चन देखिए, RMS वैल्यू ऑफ करंट। आपको जो क्विक रिवीजन 1 शॉट नोट्स दिए गए थे, वीडियोस दी गई थी, उसमें बताया गया था कि अगर ये इस तरीके का फंक्शन हो तो RMS वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेटा। RMS को I भी क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसे वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। A² + B²/2 उनमें बताया गया था नोट, क्योंकि पहले भी काफी बार ये यूज होता आ रहा है। तो A की वैल्यू क्या है, 5√2 का स्क्वायर। B की वैल्यू क्या है बेटा, 10 का स्क्वायर बाय 2। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं,
तो ये कितना हो गया बेटा, ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, 100, तो ये कितना आ जाएगा 10। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर फेज कितना दिया है, इस फेज से फर्क नहीं पड़ता। कॉस का ये पूरा एक एंगल है बेटा, ये पूरा एक एंगल है। कॉस का जो कोफिशिएंट है वो एसी की पीक वैल्यू है और ये डीसी की वैल्यू होती है कांस्टेंट करंट। स्टेटमेंट देकर भी दिया जाता है, सिर्फ ऐसे असाइन ये इक्वेशन बनाकर नहीं दिया जाता। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, अब मुझे लगता है सभी इसमें लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट 56 का स्क्वायर बाय 2 कर देंगे। आरएमएस वैल्यू पूछी है बेटा, 36 और ये 28 कितना हो गया बेटा, 64, 8 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? नेक्स्ट फिर देखिए बेटा, ये कहता है कि एक फंक्शन है साइनसॉइडल फंक्शन, प्योर रेजिस्टिव लोड है, सिर्फ रजिस्टर लगाया है, तो जैसे एसी होता है वैसे डीसी दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज, करंट क्या होता है, सिंपल V बाय आर, 220 बाय 50 साइन 100 पाई टी। तो ये फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक टू द पीक। अब ये एसएचएम का कंसेप्ट है, यहां पर आपको ये पीक वैल्यू है, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये हाफ हो गया, ये पीक हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इसको 30 डिग्री कर देंगे, पाई बाय 6 हो जाएगा ये 100 पाई टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/600 सेकेंड आ जाएगी। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 से हाफ वैल्यू तक जाने का टाइम है। हमसे क्या पूछा है बेटा, हमसे पूछा है 0 से यहां पर पीक, a/2 से मैक्सिमम वैल्यू से पीक तक जाने का टाइम पूछा है। क्या पूछा है बेटा? पीक तक जाने का टाइम पूछा। एसएचएम की नॉलेज यूज करनी है। मीन से हाफ तक जाने का टाइम t/12 और आगे जाने का टाइम t/6। टी कैसे निकालेंगे बेटा? टी कैसे निकालेंगे? एसएचएम की भी वन शॉट वीडियो अवेलेबल है बेटा, जो हमने कई साल पहले अपलोड करी थी, उसमें भी ये सारी बेसिक बातें बताई गई हैं। तो यहां पर ये टी कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट गया बेटा, ये आ जाएगा 1/50। तो ये टाइम t/60 1/300 सेकेंड हो जाएगा। t/6 कितना होगा, 1/300 सेकेंड। इसको आप 1000 मिली सेकेंड बाय 300 लिख सकते हैं। मैं थोड़ा फिर से बताता हूं, ज्यादा जल्दी ना हो गया हो। जब प्योर रेजिस्टिव है तो करंट होता है V/R, तो ये साइन का ही फंक्शन बचा बेटा। हमसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा हाफ ऑफ द पीक वैल्यू से लेकर पीक वैल्यू तक जाने में। हाफ ऑफ द पीक वैल्यू मतलब बेटा I0/2 से लेकर I0 तक जाने। अब ये अगर आप इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था। I0/2 पुट करो, आपके पास ये टाइम आएगा, ये टोटल टाइम t/4 होता है, इसमें से माइनस करोगे। या फिर एसएचएम की नॉलेज यूज कर सकते हैं कि a/2 से a तक जाने का टाइम t/6 होता है। ये रिजल्ट कुछ आपको याद होने चाहिए बेटा। t कैसे निकालेंगे? t का कोफिशिएंट, सॉरी पहले टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? t का कोफिशिएंट ओमेगा होता है, ओमेगा से t आ गया, t/6 1/300 सेकेंड है। ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये मिली सेकेंड में है, तो मैंने ऊपर क्या लगा दिया, 1000। तो ये हमारे पास 1 को हमने क्या लिख दिया, 1000 इंटू -1000, तो ये कट के बेटा क्या आया, 3.3, और इसको क्या लिख दिया, मिली सेकेंड। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, 3.3 मिली सेकेंड। समझे? वो थोड़ा बच्चे बोलते रहते हैं सर जल्दी करवाया करो, तो जल्दी कराने की कोशिश करते हैं, बट वही नेचुरल फ्लो है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए। इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आए तो बच्चा कर ले। ओके, अब ये देखिए, ये भी फेजर से आपको बताया था बेटा। साइन हॉरिजॉन्टल लेते हैं हम लोग इन जनरल, कॉस वर्टिकल लेते हैं बेटा। ये आई ए है, ये आई बी है, तो पीक वैल्यू हमारे पास क्या होगी, √IA का स्क्वायर प्लस √IB का स्क्वायर, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना था इन दोनों में, 90 डिग्री।
क्या ये बात समझ में आई? तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी? आई नॉट बाय रूट टू। तो क्या हो जाएगा? रूट है ऊपर भी नीचे भी, तो ये रूट कंबाइन हो जाएगा बेटा, ऊपर और नीचे दोनों जगह रूट है तो ये कंबाइन हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा? सेकंड। ध्यान देना है फंसाने के लिए। थर्ड फोर्थ ऑप्शन देखिए बाय टू है, तो समझना है कि ये रूट टू है, ऊपर भी रूट है, तो दोनों रूट कंबाइन हो जाएंगे तो अंदर चलो। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन ओनली आर, ओनली एल एंड ओनली सी। इसमें क्वेश्चन देखिए पहला आया है, ये ग्राफ आपको बनाकर दिखाए गए हैं वन शॉट वीडियो में, कि ये किसका कर्व होता है? जो एक्सी होती है उस वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कर्व हमारे पास कौन सी है? ए में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में होता है बेटा? एक्सएल में होता है। तो ये हमारे पास कर्व क्या है? बी। तो ए है एक्सी, बी है एक्सएल, बात बन गई। नेक्स्ट, ये हर एक केस आपको इंडिविजुअली बताया था। आर के केस में सेम फेज होता है, तो ये कौन सा है? आर है, ठीक है, बट इसमें दिया नहीं, कोई बात नहीं। ये कौन सा है? वी पीछे है, तो कैपेसिटर में होता है बेटा ये। अब यहां देखें तो वी आगे है 90 डिग्री से, किस में होता है? इंडक्टर में होता है। ई एल बताया था, ई एल लीड बेटा, ओके, तो ये लीड करता है। एलसीआर सीरीज एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है? एक्सेल एक्सिस से कट जाता है, एक्सेल एक्सिस से कट जाता है, तो क्या बचता है? जेड आर के बराबर, पावर फैक्टर 1, फेज डिफरेंस क्या बचता है? 0। तो किस में है फेज डिफरेंस 0? सेकंड में, तो ये सेकंड हो गया बेटा। एलसीआर सीरीज सर्किट, ये थर्ड हो गया बेटा। अब उसमें इस केस में क्या होगा? वीएल बड़ा होगा वीसी से, वी यहां भी हो सकता था अगर वीसी बड़ा होता वीएल से। तो क्या आंसर बनेगा? 1423, 1423। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर बन जाएगी बेटा। आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है बेटा। वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, मैं आपको बार बार कहता हूं लाइक उतने ज्यादा नहीं आ रहे, अगर आप लाइक करेंगे तो हमारी मोटिवेशन हाई रहेगी, तो हम और ज्यादा जल्दी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे बेटा। ओके, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया 8 से 6 मेरा फुल पैक होता है, ऑफलाइन क्लासेस, डाउट, टेस्ट मेकिंग, सब कुछ रात को बैठ के आपके लिए अलग से ये काम करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated 100 watt 220 volt is connected to an AC RMS voltage this the peak value of current through the bulb। अब ये किसके क्रॉस लगा हुआ है बेटा? रजिस्टर के क्रॉस लगा हुआ है। पावर क्या होती है? EV IV। रजिस्टर के लिए फेज डिफरेंस 0 होता है, तो EV IV cos 0। पावर कितनी है? 100। EV कितना है? 220। अब हमसे पूछा क्या है? आरएमएस वैल्यू, हाँ, हमसे पूछा गया है करंट की वैल्यू बेटा, तो IV आ जाएगा। IV कितना आ गया? 100/220। अगर मैं देखूं तो ये 10/22, ये कुछ इस तरीके का बन गया बेटा। तो जो पीक वैल्यू है वो क्या होगी? √2 टाइम्स IV, तो √2 टाइम्स 10/22 अप्रोक्सीमेटली 14/22, 7/11। अगर आप देखें 0.63 या 4 के आसपास बचेगा, तो 4 बच रहा है बेटा, तो इसको आप मार्क कर सकते। समझे? बड़ा ही आसान था। पावर बल्ब जो होता है, ये बल्ब होता है प्योर रेजिस्टर बेटा, ये बल्ब क्या होता है? प्योर रेजिस्टर। ओके, नेक्स्ट है एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी बेटा? क्या होगी? इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं बच्चों? एक्सएल को। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं बेटा? एक्सएल को। एक्सएल क्या होती है? ओमेगा एल। ओमेगा कितना है? 628। एल कितना है? 5 मिली हेनरी। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसको जा तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो। मेरे जैसा आदमी क्या करता है? 10/2 लिख लेता है। थोड़ा आलसी हूं, पेपर में टाइम बचाना होता है बेटा, है ना? तो क्या करेंगे? तो ये 3.14 इंटू 10⁻⁻², तो कितना आ गया? 3.14 आ गया। मेरा काम चल जाएगा। आप समझे?
कहाँ तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। आप कह सकते हैं सर सेम ही तो बात है, बट हाँ सेम है, आप जिसका जैसा कैलकुलेशन का तरीका है, मुझे ये अच्छा लगता है। मैं 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 10/2 कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करना मुझे थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको भी ये पसंद आया हो कि सर बात तो सही है आपकी, 2 से डिवाइड करना ज्यादा आसान है, तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। इस क्वेश्चन में देखिए, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछ लिया। देख रहे हो, समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो यहां पर अब हमें क्या निकालना होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो ई नॉट बाय एक्सी चाहिए। तो एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा इंटू सी होता है। ओमेगा कितना है, 150 माइक्रोफेरेड। और ओ माय गॉड, ओमेगा नहीं, ये सी की वैल्यू है, सॉरी बेटा सी है। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 125। आप समझ रहे हैं, यहां थोड़ी वैल्यू मुझे लगता है खराब होने वाली है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप देखें तो यहाँ एक और एक 2 जीरो काट के यहाँ क्या बच जाएगा, -4। ठीक है भी, यहाँ नीचे क्या बच गया अब, 15 इंटू 12 180 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा आई नॉट में, ई नॉट कितना है 36, एक्सी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 1/180 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, 180 पाई 10⁻⁻⁴। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन उतनी कंफर्टेबल यहां पर नहीं है, बट अगर आप चाहें तो इसको आगे लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 जीरो हटा देते हैं, 3.6 1.8 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁻1 बचता है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप इसे हैंडल करेंगे तो ये हमारे पास 2 के आसपास बन जाएगा। कैसे, 3.6 इंटू 3 10 से थोड़ा सा प्लस 11-12 के आसपास होगा। ठीक है, इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हमारे पास 1.8 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। 1.8 से थोड़ा सा ज्यादा मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि ये तो दोनों छोटे ही हैं। ये 2.8 हो गया, ये 2 है, तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। क्योंकि मैंने 3.6 इंटू 3 करेंगे बेटा, तो आप देख सकते हैं 10.8 है, तो ये 11-12 के आसपास होना चाहिए था। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट मेन बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, कंसेप्ट समझना जरूरी है कि इसको लगेगा कैसे, सॉल्व कैसे करें। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसकी कैलकुलेशन खराब नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये वोल्टेज है, कैपेसिटर ये है, आरएमएस वैल्यू पूछी है, सेम सारा कुछ वही है। अब आरएमएस वैल्यू पूछी है तो ईवी बाय एक्सी। अब ईवी को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाय √2, एक्सी को लिख सकते हैं 1/एक्सी। ई नॉट कितना है, 100/10√2, तो ये 110 आ गया। एक्सी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सी क्या है, 1/ओमेगा सी। एक्सी क्या था बेटा यहाँ पर, 1/ओमेगा सी। तो 110 इंटू ओमेगा कितना है बेटा, यहाँ पर 100 है, सी कितना है 2 10⁻⁻6। आप देख सकते हैं 2 और 1 3 जीरो उड़ गई, 22 इंटू 10⁻⁻3, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 22। अब ये भी वही है, करंट हमें निकालना था ई नॉट बाई एक्सी, ये भी वही है, करंट हमें निकालना था। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी खराब है क्योंकि ये पाई के साथ मल्टीप्लाई आ गई। इसमें सारी वैल्यू बड़ी सुंदर है, तो फटाफट आंसर आ गया। तो आपको क्या समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। पेपर में कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे आ सकती है, तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा बेटा। क्लियर है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। मैं आपको बहुत कह रहा हूँ, बच्चे देख तो रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है, यूजफुल भी लग रहा है, बट लाइक नहीं कर रहे यार, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो ना यार, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, मेरी भी थोड़ी चैनल की ग्रोथ जो है वो हो जाएगी। ओके, सीरीज एलसीआर बेटा, सीरीज एलसीआर में क्या कहता है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है।
है थ्योरेटिकल सिंपल बट है बढ़िया, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। इन एसी सर्किट इंस्टेंटेनियस करंट इज जीरो व्हेन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम। समझिए बात को, करंट जीरो होगा जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि दोनों आउट ऑफ फेज है। ई एंड आई में कितना फेज है? ई एंड आई के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 90। एक साइन है तो दूसरा कॉस होगा, तभी तो जब साइन 1 होता है कॉस 0 होता है। तो यानी कि इन दोनों में 90 डिग्री का फेज। क्या हो सकता है? सोर्स में बी कनेक्टेड टू प्योर इंडक्टर, यस। प्योर कैपेसिटर, यस। प्योर रेजिस्टर, नो। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यस। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है बेटा, तब भी जो करंट है वो यहां रहेगा। EL इधर है, EC इधर है। अगर EL बड़ा होगा तो ये ऐसे बन जाएगा, अगर EC बड़ा होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। रहेगा एंगल कितना बेटा? 90। तो विच आर द पॉसिबल आंसर? A, B एंड D। तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी connected in series with the resistor and an AC supply of this, maximum current flowing through the circuit। ध्यान से देखेंगे। अब अगर आप देखें कि एक हमारे पास रेजिस्टर है और एक हमारे पास इंडक्टर है, AC सप्लाई के साथ लगा। जब ये AC सप्लाई ऐसे दी जाती है तो ये कौन सी वोल्ट होती है बेटा? ये कौन सी वैल्यू होती है? ये होती है RMS। हमसे क्या पूछ ली? पीक वैल्यू। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? हमें रेजिस्टेंस दे दी 100 पाई ओम और ये दे दिया 1 हेनरी। तो हमें अगर करंट निकालना है तो जब ये 2 या 3 एलिमेंट सीरीज में लगे होते हैं तो हमें इंपीडेंस चाहिए होगी। इंपीडेंस क्या होती है बेटा? इनका रिजल्टेंट R² प्लस XL का। R क्या होता है? 100 पाई का स्क्वायर। एक्सेल क्या होता है बच्चों? एक्सेल होता है 2 पाई एफ। मैं यहां लिख लेता हूं 2 पाई एफ इंटू एल। एफ कितना है? 50 हर्ट्ज। इंटू एल कितना है? 1। तो ये भी 100 पाई हो गया। अब ये दोनों देखो 100 पाई हो गए बेटा, दोनों सेम है, बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया? √2। अंदर क्या बच गया? यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर हम देखें तो हमें निकालनी है पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू बाय इंपीडेंस। पीक वैल्यू क्या होगी? RMS वैल्यू इंटू √2। पीक वैल्यू क्या होगी? करंट, ये वोल्टेज कितनी है बेटा? 100 पाई। तो पीक वैल्यू क्या होगी? RMS, क्योंकि RMS कितना होता है बेटा? पीक बाय √2 इंटू √2 डिवाइड बाय इंपीडेंस कितनी है? √2। कितना आ गया? 1। आप देख सकते हैं कैसी वैल्यूज दी हैं इन्होंने। ये इसने जानबूझकर एडजस्ट करके वैल्यूज दी हैं, क्योंकि इनको पता है कि कैलकुलेशन में कुछ ऐसी जरूरत पड़ेगी। और एक अच्छा एग्जामिनर यही काम करता है बेटा, वो आपकी कैलकुलेशन नहीं देख रहा, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आजकल सबको पता है कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन थोड़ी करवानी है आपसे। उसने देखना होता है कि आपको कंसेप्ट पता है। तो एक अच्छा एग्जामिनर, क्वेश्चन सेटर इसी तरीके से डाटा आपको फ्रेम करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसकी भी कैलकुलेशन बहुत खराब है। आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट बेहतरीन है, बट वैल्यू बहुत ही खराब वैल्यूज दी गई है। ओके, कंसेप्ट समझना है, इसी वजह से मैंने उस क्वेश्चन को हटाया नहीं तो मैं आपकी इस PDF फाइल में से इस क्वेश्चन को हटा देता। क्या कहता है? अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द, a coil of negligible resistance is connected in series with the 90 ohm resistor। 90 ohm resistor और एक कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया विद अ 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई। अ वोल्ट मीटर रीड 36 वोल्ट अक्रॉस द रजिस्टर। वोल्ट मीटर ने रजिस्टर के क्रॉस कितना रीड किया? 36। अब वोल्ट मीटर कौन सी रीडिंग लेते हैं बेटा? RMS वैल्यू। इसीलिए इन्हें कौन से मीटर कहा जाता है? कौन से मीटर कहा जाता है? गैल्वेनोमीटर,
बेस्ड, हॉट वायर बेस्ड, कोल्ड वायर बेस्ड, टंगस्टन बेस्ड, कौन से मीटर कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमने वन शॉर्ट वीडियो में बताया था। ये आरएमएस वैल्यू है, ये भी आरएमएस वैल्यू है। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल पता करनी है, कॉइल की इंडक्टेंस बतानी, कैलकुलेशन थोड़ी खराब हो, बट कैसे करेंगे, सोचने वाली बात यह है कैसे करेंगे। वीडियो को यहीं पॉज करो, पहले सोचो कि कैसे करेंगे इसे, अगर आपने पहले ब्लैंक पीडीएफ पे प्रैक्टिस नहीं की है। बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा फ्रेम करके दे दिया। ध्यान देंगे कैसे करेंगे बेटा। जब हमें रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल पता है, इसकी रेजिस्टेंस पता है, तो क्या मैं करंट लिख सकता हूं? थोड़ी कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए होगी, इसे ऐसे। तो आपको दिख रहा है बेटा, ये डायग्राम क्लियर है? यहां से लिखना शुरू करते हैं। करंट क्या होगा बेटा? करंट क्या होगा? करंट हमारे पास ER बाय R, और ये होगा सप्लाई बाय Z। मैंने लिखवाया था वन शॉट वीडियो में, ER बाय R, EL बाय XL, EC बाय XC, E बाय Z, ऐसे लिख सकते हैं। या तो आप यहां से EL फाइंड कर लो, EL बाई XL लिख लो, बट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, 120 है, 36 है, डिवाइड नहीं कर पाओगे। और यहां पर गलती से भी 84 वोल्ट मत लिख देना बेटा, क्योंकि इनमें क्या रिलेशन होता है? E होता है ER का स्क्वायर प्लस EL का स्क्वायर। AC है, DC नहीं कि सर इसमें से माइनस कर देते क्या ही फर्क पड़ता है, 84 आ जाता, नहीं है। अगर आप यहां पर मेरा साथ दें तो ये क्या होगा बेटा? ER है 36, ये है 90, E क्या है 120, R क्या होगा? R प्लस XL का स्क्वायर, Z क्या होगा? √R² प्लस XL का स्क्वायर। इसीलिए मैं कह रहा था कैलकुलेशंस थोड़ी खराब होने वाली हैं बेटा। ये 12, ये 30, ये 10, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? अगर मैं देखूं तो √R² प्लस XL² कितना होगा? 300। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर कैलकुलेशन छोड़ दो, हम देख लेंगे। बिल्कुल बेटा, मैं छोड़ूंगा ही, पूरी कैलकुलेशन नहीं करने वाला। ध्यान देंगे, R का स्क्वायर कर देंगे इधर आके 90। ये समझ में आया? अभी ये रूट हटा के स्क्वायर, फिर R इधर ले जाएंगे, तो मेरे पास XL क्या बनेगा बेटा? A² माइनस B², 390 इंटू 210 का रूट बनेगा। समझ रहे हैं? 390 इंटू 210 का रूट बनेगा। आप इसको, फिर इसको आपको फर्दर अभी खत्म नहीं हुआ, आपको इसे क्या लिखना पड़ेगा? 2πf इंटू L, और ये क्या है? 390 इंटू 210। ठीक है, यहां से 30 कॉमन आ जाएगा, वो लिख सकते हैं। यहाँ 13 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। थोड़ी कैलकुलेशन है बेटा, करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। आंसर आएगा 0.75 के पास। ओके, इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको डिवाइड करके ही लिखनी पड़ेगी। कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताता कि बेटा ऐसे आप इसको कर सकते हैं। बस इतना ही है कि यहाँ से 30 और 30 बाहर आ जाएगा, यहाँ 13 बचेगा, यहाँ 7, बट उससे भी कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। बट मेन इस क्वेश्चन में क्या था? कंसेप्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन दिखाया था 2022 का, वो 23 नीट में आया था, क्वेश्चन बदल कर आया बट कंसेप्ट सेम यूज हुआ। तो क्या समझना है? कंसेप्ट कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के सिमिलर है। क्या कहता है? LCR इज सब्जेक्टेड टू एन AC सिग्नल दिस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज दिस, देन द करंट इज। देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर है। आपको क्या दे दिया? EL दे दिया। आपको क्या दे दिया? EL दे दिया, L दे दिया बेटा, आपको E भी गिवन है, बट करें क्या? हमें तो करंट चाहिए। करंट होगा EL बाय XL। EL कितना है? ये देखिए, ये बड़ी आसान वैल्यू आ गई। XL क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू F। F कितना है? 50, और L कितना है? 10 मिली हेनरी। आसान वैल्यूज आ गई बेटा। पाई को इससे कट कर देंगे, ये ऊपर 10 है, 10 से 10 कट कर दिया, नीचे क्या बच गया? 100 इंटू 10 की पावर -3। ऊपर कितना आ गया बेटा? आंसर क्या आ जाएगा? 10। काम खत्म हो। समझ आई बेटा बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखिए हमारे पास ये है LCR सीरीज सर्किट के ऊपर बेस्ड।
अच्छा ये सीरीज एलसीआर चल गया था, मैं तभी सोच रहा था। एलसीआर सीरीज सर्किट के ऊपर बेस्ड बेटा, एंड AC source is connected to the given LCR circuit. RMS potential difference across the capacitor of 20 माइक्रोफेरेड। RMS पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और मेंशन किया गया है RMS, ये पीक वैल्यू होती है, ठीक है। तो पहले हमने सप्लाई का RMS लिख लिया बेटा 50√2/√2 50 वोल्ट, ये RMS हो गया। अगर हमें इसके ऊपर RMS निकालना है तो मुझे सर्किट में से करंट निकालना पड़ेगा। करंट निकालने के लिए मुझे Z और सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो XC क्या होगा 1/ओमेगा, ओमेगा कितना है 100, C कितना है 20 माइक्रोफेरेड। ध्यान देना है कैलकुलेशन पे 6 है, नीचे आ गया 2000, ऊपर 1000/2 500 बच गया। एक्सएल कितना आएगा बच्चों, ये आएगा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा 100 है, एल कितना है 1, तो ये 100 ओम। ओके, आर कितना है बेटा, ये 300। तो हमारे पास जेड क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो आर कितना है 300 का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी कितना हो जाएगा 400। चाहे वो प्लस 400 लिखो या माइनस 400 लिखो, स्क्वायर करोगे तो सेम ही बात बनेगी। ये कितना आ गया बेटा 5। तो करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, EV/Z। देखने में ये थोड़ा लेंथी आपको लग सकता है कि यार कितने स्टेप्स हैं इसमें, बट ऐसे स्टेप्स अक्सर आपको पेपर में करने की जरूरत पड़ सकती है। तो EC क्या आएगा IV इंटू XC 1/10, XC कितना था 500 ओम, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 50 वोल्ट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? तो ये स्टेप्स आपको पेपर में भी करने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसको इतनी सी स्पेस में ही फिर से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में कह रहा है RMS थ्रू द रजिस्टर। सेम क्वेश्चन है, देखिए इसमें करंट थ्रू, इसमें करंट पूछना है। तो करंट चाहिए तो हमें क्या चाहिए, वही फिर से एक्सएल और एक्सी चाहिए बेटा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसने तो क्वेश्चन में एक्सएल और एक्सी दे दिया। अगर कभी कभार पेपर में अलर्ट बेटा ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ कैपेसिटर ड्रॉ है ऊपर ओम लिखा हुआ है तो यानी कि उसने डायरेक्ट हमें क्या दे दिया, रिएक्टेंस दे दिया बेटा। तो अब मैं सीधा Z लिख सकता हूं क्या, R का स्क्वायर, R कितना है 100, XL का स्क्वायर 200 माइनस XC का स्क्वायर, तो 100√2 बच गया बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर मुझे RMS करंट चाहिए तो वोल्टेज भी RMS है, 200√2 डिवाइड बाय Z कर देंगे बेटा, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये क्वेश्चन बन जाए। तो सारा खेल डाटा का है, कंसेप्ट आपको समझने हैं। नीट का पेपर अगर कम लेंथी बनाएंगे तो डाटा सिंपल देंगे, लेंथी बनाएंगे तो डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके से दे सकते हैं। बट अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप किसी क्वेश्चन से टाइम बचा के किसी और क्वेश्चन में टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं और उसी से आपका रैंक बन जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर भी R, XL और XC देखिए सभी किसमें गिवन है, ओम में। ओके, इनपुट वोल्टेज इज दिस, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ही पूछ लिया बेटा। तो फटाफट से Z क्या होगा, R का स्क्वायर XL माइनस XC 100 माइनस 40 60, 60 और 80 का स्क्वायर बेटा 100 देता है हमको ये। तो I0 क्या हो जाएगा, E0 डिवाइड बाय R, कितना बच गया बेटा 25 एम्पियर बच जाए। अब आया ये क्वेश्चन जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको कहा था, अक्सर हम 2022 के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, बट ये मैंने इसलिए डिस्कस किया सो दैट आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि जेईई मेन PYQ करने से हेल्प क्या मिलती है। हेल्प मिलती है उस कंसेप्ट को समझने में जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन कितने मैच करें कोई गारंटी नहीं है, बट सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला, सेम तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे मैच कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो कहता है इफेक्टिव करंट बताना है एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। नीट की PYQ वीडियो में ये करके आपको बताया था।
जब फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है तो जो एक्सी है ये होता है 1/ω/c, ये नियरली जीरो हो जाएगा। नियरली जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट। एक्सएल ω/L होगा, ये इंफिनिटी होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ओपन सर्किट। तो इस क्वेश्चन में ये ओपन है, ये ओपन है, ये हमारे पास शॉर्ट है, ये क्या है, शॉर्ट। अब आपकी यहां नजरें तेज चाहिए बेटा, तो आपको क्या दिखना चाहिए, ये तो आपको दिखना चाहिए कि ये एक रजिस्टर है, ये दो रजिस्टर पैरेलल में हो गए, और ये एक रजिस्टर है, ये दोनों पैरेलल में हो गए बेटा। अगर आप इसको रीड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का रीड्रॉ करके आपके पास बचेगा। अगर आपकी नजर उतनी तेज नहीं है तो आप इसे ऐसे बना सकते, 4 4 2 1। तो बेटा ये पैरेलल में है तो कितना बच गया, 2 ओम। फिर ये तीनों सीरीज में हो गए तो कितना बच गया, 5 ओम। अब करंट निकालना था इफेक्टिव यानी कि आरएमएस, ये भी आरएमएस दिया है, तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी, 220/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 44 एम्पियर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। क्या ये बात समझे। अब इस क्वेश्चन में हमने नीट पीवाईक्यू वीडियोस में डाला हुआ है, तो चेक जरूर करिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे नीट जेई वाले एस्पिरेंट, इवन जेई एडवांस के लिए जो अपने आप को दावेदार कहलाते हैं, वो भी इस क्वेश्चन को नहीं कर। सर हमें क्यों बता रहे हो, क्यों मारोगे, नीट एस्पिरेंट हैं हम, या फिर हम तो सिर्फ इसलिए वीडियोस देख रहे हैं ताकि हमारा जेई मेन ठीक ठाक हो जाए, 150 160 मार्क्स आ जाए, बढ़िया एनआईटी मिल जाए, सेटल हो जाए चीजें, है ना। हमने आईआईटी का जेई एडवांस थोड़ी निकालना है। तो बेटा, तो मैं फिर कह रहा हूं कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लो, पूरा क्वेश्चन नहीं भी करना कोई बात। ये देखकर ही घबरा जाते हैं क्योंकि पैरेलल एलसीआर है, कभी कोई क्वेश्चन पैरेलल एलसीआर का नहीं है, बट ये उतना टफ है ही नहीं, सीधा ही है। बैटरी की तरह सोचना है, ये 0 0 मान लिया। अब अगर ये एक आरसी है तो आरसी में ये ईआर होता है, ये ईसी होता है, क्योंकि करंट इधर होता है, ये तो आपको पता है। अब अगर आप देखें, अगर ये 0 है तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना सी पे है। तो ये सी का जो पोटेंशियल है, ये किसका पोटेंशियल है, ए का। अब यहां पर अगर 0 मान लिया तो बी पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना आर पे है। भाई दोनों बराबर हैं तो दोनों केस में बराबर बराबर ही तो पोटेंशियल डेवलप होगा, जितना यहां खत्म होगा उतना ही वहां होगा, जितना यहां है उतना ही। तो वी ए बी मिल गया बेटा, पहली बात घबराने की बात नहीं है। फिर क्या कहता है, अब ये कहता है कि वी इन इनके बीच में होगा यहां पर। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट, ये इसका और इसका रिजल्टेंट था। हमने तो चीटिंग करके ऐसा लिख दिया क्योंकि ये 0 0 था, तो क्रॉस सिमेट्री से हमने इसको ऐसा लिख लिया बेटा। तो ये वी एन है, बट वेक्टर क्या कहता है, वी बी माइनस वी ए, वी बी को ऐसे ही रखा, माइनस वी ए करोगे वेक्टर में माइनस वी ए करोगे तो ये इधर चला गया बेटा। इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, यहां होगा, तो ये क्या है, वी बी माइनस वी ए। अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। क्या ये बात समझ में आई। अब ये भी इन दोनों का रिजल्टेंट है और ये भी इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो होगा तो सिमेट्रिक। तो ये एंगल कितना होगा, 45, ये एंगल 45। तो भाई क्योंकि ये और ये दोनों मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो tan 45 दिस डिवाइड बाय दिस, या फिर tan 45 दिस डिवाइड बाय दिस, वैल्यू बराबर आ गई। जैसे ये 45 पता चला, आपको क्या निकालना था, एक्स निकालना था, इनपुट फ्रीक्वेंसी। वो कहां से आएगी, अगर ये एसी है तो ये एक्सी है, और ये ई आर है तो इधर ही आर है। तो tan 45 किसके बराबर होगा, एक्सी बाय। तो इसका मतलब R इक्वल टू एक्सी, एक्सी क्या है, 2 πf इंटू सी। तो यहां से हमें क्या ओमेगा निकालना था रेडियन में बेटा, तो 2 ओमेगा सी। ओमेगा 1/r कितना है, 100 किलो ओम, सी कितना है, 100 पिको फैरेड।
क्या ये बात समझ में आई? तो कितनी जीरोस एडजस्ट हो गई? 2 4 3 7, कितनी बच गई? 5। तो ऊपर क्या बच गया? 10 की पावर 5 रेडियन। तो आंसर क्या आ जाएगा? बात समझ आई? जितना कि समझ में आया हो, देखो मैंने पहले ये बता दिया था कि अगर आप चाहें तो स्किप कर दो इसको, बट थोड़ा बहुत अगर समझ में आ गया तो हो सकता है पेपर में कभी आपको ये रामबाण की तरह काम करे, क्योंकि ये अपने आप में एक टफेस्ट क्वेश्चन है एसी का, बहुत ही कम बच्चे इसे कर पाते हैं। ओके, फिर पावर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पावर, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी बहुत बार आए हुए। कहता है वी और आई दिया है आपको, क्या दिया है बेटा? वी और आई दिया हुआ है मिलियन, ये यहां पर यूनिट का ध्यान रखना है, ये तो वोल्ट में है बट ये किस में है? मिलियन। कई बार धोखा खा जाता है, इसमें तो सारे वॉट में है, कोई इतनी टेंशन नहीं है। एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होती है? ईवी आईवी कॉस। ईवी कितना है? पीक वैल्यू 100/√2। आईवी कितना है? 100/√2। कॉस फाई, इन दोनों में डिफरेंस लेना होता है बेटा, यहां तो सिर्फ एक ही एंगल दिया है तो यही यूज कर लेंगे। मान लो ये तो हो गया 60, यहां पर दिया होता 90 120 2π/3, तो उन दोनों का डिफरेंस लेना होता। समझ रहे मैं बात क्या कह रहा हूं? सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, साथ में ये भी समझना है कि अगर कुछ चेंज आ गया तो कैसे हैंडल होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा? cos 60 1/2, तो ये 2 से कट गया 50, ये भी 2 से कट गया 50, 2500 आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ मिली नहीं लगाया, इस वजह से हो सकता था पेपर में बच्चा लगाना भूल गया और वो सोच रहा है आंसर ही नहीं आ रहा, बट ये आ जाएगा। क्लियर है? अगर इसने ऑप्शन में 2500 दिया होता तो समझिए 15-20% एटलीस्ट बच्चे इसका 2500 ही मार्क करके आते हैं, वो इस यूनिट को इग्नोर कर। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये यूनिट ही अगली लाइन में होती है, आपने देखे होंगे एडजस्टमेंट करते हैं वो स्पेस को, यूनिट अगली लाइन में चली जाती है, तो आपको उन चीजों का ध्यान है रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वही है, एवरेज पावर डिलीवर बेटा, इसका आंसर आप करेंगे, इसका आंसर कमेंट में आप लिखकर बताइएगा बेटा, ठीक है? बिल्कुल सेम है, सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वैल्यू बदल कर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi r/z। तो जैसे ही पावर फैक्टर पढ़ा आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये होता है r/z, cos phi होता है। तो आप कैसे करेंगे इसे सॉल्व बेटा? L दिया है, C दिया है, R दिया है, कनेक्टेड टू दिस, पावर फैक्टर निकालना है, मेहनत लगेगी। एक्सेल ओमेगा, ओमेगा होता है 2π इंटू एफ इंटू एल कितना है? 100/π मिली हेनरी, पाई से पाई कट जाएगा, तो अगर आप देखें ये 100 ये 100 तो ये 10 बच गया। XC ये होता है 1/ओमेगा c, 1/2π इंटू 50, ये है 10⁻³ पाई से पाई कट गया, नीचे बच गया 10⁻⁻1, तो ये भी 10। अरे एक्सेल और एक्सी बराबर आ गए रे, रेजोनेंस बन गई, रेजोनेंस बन गई तो ये हमारे पास बराबर हो जाती। तो पावर फैक्टर Z किसके बराबर होगा? R का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? R के बराबर, क्योंकि एक्सएल XC तो बराबर है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? R/Z 1। पूरा सॉल्व करने की जरूरत, इन स्टेप की जरूरत नहीं थी, सीधा आपको एक्सएल XC के बराबर दिखा। रेजोनेंस कंडीशन, पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और कमेंट भी जरूर करके बताइएगा। LCR सीरीज सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस, ये सब चीजें दे दी, फिर से पावर फैक्टर पूछा गया है, तो अगर आप ध्यान दें तो Z लिखेंगे, R कितना है? 80 का स्क्वायर, एक्सएल 70, 130, 60 बच गया, 100 हो गया बेटा ये। तो पावर फैक्टर हमारे पास R/Z 80/100, 8/10, तो X की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 8 हो गई। देखा इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, फटाफट से ये देखिए, E दिया हुआ है, पावर फैक्टर 1/√2, जब E ये होगी तो न्यू पावर फैक्टर,
ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। काफी बच्चे जो हमारे ये ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको हम जेई मेन की PYQ करवाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको ये बुक लगानी है, काफी बच्चे ये डाउट पूछ रहे हैं। आप में से भी अगर किसी बच्चे ने पहले ब्लैंक PDF पे क्वेश्चन ट्राई किए थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ये पहले ही हो गया था आपसे या फिर आपका डाउट। ओके, ध्यान देंगे बेटा, जब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं तो पावर फैक्टर होता है R/Z। ये 1/√2 दिया है, तो Z कितना हो गया, √2R। अब सर्किट कैसा है, LR, तो Z किसके बराबर होगा बेटा, R² प्लस XL का स्क्वायर, √2R। स्क्वायर कर दो बेटा, R² प्लस XL का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2R²। तो XL किसके बराबर होगा, R। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको। अब अगर आप देखें तो XL किस पे डिपेंड करता है बच्चों, XL किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा L। यहां पर ओमेगा कितना था, 1000, यहां कितना है, 2000। तो XL डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ओमेगा डैश L। ये हो गया 2 ओमेगा, तो ये कितने टाइम हो जाएगा बेटा, 2XL। और XL कितना था, R, तो ये कितना हो गया बेटा, 2R। क्या ये बात समझ में आई। तो यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी बदली है ना बेटा, ओमेगा, जज्बात बदल दिए इस। तो यहां पर Z XL R के बराबर था, जब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो XL 2R हो गया। तो पावर फैक्टर बेटा, पावर फैक्टर R/Z, R, Z कह लो, Z कह लो, है ना, R/Z, ये क्या होगा, R² प्लस, अब जो नया वाला XL है वो 2R का स्क्वायर, तो ये क्या बच गया बेटा, 1/√5। क्या बच गया बेटा, 1/√5। क्या ये बात समझ में आई। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क किया है हमने। ऐसा क्वेश्चन आपको 2-3 बार जरूर करना चाहिए अगर पहली बार में ये नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक ही बार करके ये छोड़ दिया बेटा तो पूरे चांस हैं कि जब ये कभी कंपटीशन में आएगा तो आप इसमें अटक सकते। ओके, आगे बढ़ेंगे। इन द सीरीज LR सर्किट विद XL इक्वल टू R, पावर फैक्टर इज P1। ये समझ में आया बेटा, P1 कितना होगा, पावर फैक्टर XL, LR सर्किट है ये फिर से, तो ये क्या होता है, R/Z, R² प्लस XL², दोनों बराबर हैं तो 1/√2 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन वाला ही डाटा है, बस उसमें 1/√2 दिया था, हमने XL इक्वल टू R चेक किया था, यहां दे रखा है तो 1/√2 आ गया। If a capacitor of capacitance C with XL equal to XC is added, तो पावर फैक्टर क्या होता है। अब आपको डायरेक्ट लिखना है बेटा, जब XL XC के बराबर है, रेजोनेंस कंडीशन है, तो पावर फैक्टर 1 होता है, पावर फैक्टर बिकम्स P2। तो रेशो P1/P2 कितनी होगी, 1/√2। समझे। अब यहां आपका टाइम नहीं जाना चाहिए, ऊपर के क्वेश्चन में समझाया था, जब XL XC के बराबर है तो रेजोनेंस कंडीशन पावर फैक्टर 1। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, व्हेन अ DC वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, द DC करंट 5 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। जब DC करंट है इंडक्टर के अक्रॉस, तो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस वाला फैक्ट होता है वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है बेटा, तो उसमें जो करंट है वो किसके बराबर होता है, V/R के बराबर होता है। तो R क्या हो गया, 100 बाय करंट 20 ओम। रेजिस्टेंस पता चल गई, यहां से क्या पता चल गई, रेजिस्टेंस। व्हेन AC वोल्टेज 200 वोल्ट पीक वैल्यू, अगर ये पीक वर्ड मेंशन ना हो तो हम इसको RMS लेंगे, मेंशन कर दिया तो हम इसे पीक लेंगे। AC में पीक वोल्टेज दे दी 200, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज फाउंड टू बी दिस, XL दे दिया 20√3 ओम। भाई इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस भी सीधी दे दी, पावर पूछी है तो फिर क्या रह गया, EV IV cos I। तो हमें Z चाहिए, Z किस इंपीडेंस कैसे आएगा, R² प्लस XL, वो 20 का स्क्वायर है बेटा, वो 20√3 का स्क्वायर है बेटा,
20 बाहर निकाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 440 हो गया बेटा। तो वैल्यू पुट कर दो। ईवी कितना आएगा, E0/√2। IV कितना आएगा, अच्छा पहले ऐसे कर लेते हैं, EV आएगा EV/Z R/Z। अब वैल्यू पुट करते हैं, EV कितना आएगा 100√2 होगा, 200/√2 100√2। तो यहाँ क्या आ गया, स्क्वायर कर देंगे तो 10⁴ इंटू 2। R कितना है बच्चों 20, Z कितना है 40 इंटू 40, तो 2 तो हटा दिया, तो क्या बच गया 10⁴/40। इसको आप लिख दो 1000/4, 250 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 250 आना चाहिए। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बट ये फॉर्मूला नीट में पहले भी काफी सारे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा चुका है कि एवरेज पावर क्या होगी, उसमें आपको ये लगाना पड़ता है और Z इस तरीके से फाइंड कर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें कहता है कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस गिवन है, रेजिस्टर गिवन है, सीरीज में लगा दी, पीक वैल्यू गिवन है, सेम सब कुछ चलेगा इसमें भी। इसमें हमें रिएक्टेंस अलग दे दी, तो सबसे पहले Z निकालेंगे बेटा, R का स्क्वायर R ये सेम आ गया, 4 बाहर आ गया, 2 बनेगा, 8 ओम बन गया बेटा। पावर EV/Z R/Z। अब E0 कितना है 8√2, तो EV कितना होगा बेटा 8, तो यहाँ 8 इंटू 8 इंटू R कितना है 4, नीचे Z भी कितना है 8, ये कट गया बेटा, तो कितना आ गया देखिए। किसी किसी क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट लग रहा है, फॉर्मूला सेम लग रहा है, किसी में कैलकुलेशन बहुत आसान, किसी में कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी, तो आपको भी ये चीजें समझनी होंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं खुद से क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देखिए, तभी कैलकुलेशन में दिमाग चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोक कॉइल के ऊपर बेस्ड बेटा। चोक कॉइल के बारे में भी हमने उस वन शॉट क्विक रिवीजन में लिखा था बेटा। चोक कॉइल इज सिंपली अ कॉइल हैविंग लार्ज इंडक्टेंस बट वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही। चोक कॉइल आर यूज्ड विद फ्लोरेसेंट मर्करी ट्यूब फिटिंग। इफ हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल पावर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मर्करी ट्यूब द ट्यूब विल डैमेज। यस, करंट को रिड्यूस करने के लिए ही चोक कॉइल लगाते हैं। उस ट्यूब के साथ अगर डायरेक्ट 230 लगा देंगे तो जल जाएगी। करंट को कम करना है तो आगे चोक कॉइल लगा दो, बिना ज्यादा पावर लॉस इंक्रीज किए चोक कॉइल करंट कम कर देगी। बाय यूजिंग द चोक कॉइल द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर। इसका मतलब क्या है, जब हम चोक कॉइल लगाते हैं तो करंट कितना रह जाता है बेटा, ये वाला। तो जो ट्यूब के क्रॉस, लोड के क्रॉस वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी I इंटू आर, तो वो होगी ER/R² प्लस ω²L²। तो ये कितनी हो गई बेटा, ये पहले कितनी थी E, अब कितने फैक्टर से कम हो गई, इतने फैक्टर से कम हो गई बेटा। तो इसने कहा कि इतने फैक्टर से कम हो जाएगी, यस हो जाएगी, तो फैक्टर वर्ड इंपॉर्टेंट है यानी कि मल्टीप्लाई, तो ये भी करेक्ट है बेटा। इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, और ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से ये ट्यूब जलने से बच जाती है, और यही इसका काम है, टू ड्रॉप द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लोड एंड टू डिक्रीज द करंट इन द सर्किट। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। क्या कहता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सोर्स इन अ सीरीज LCR सर्किट इंक्रीज, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो करंट फर्स्ट इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। अगर आपको याद होगा बेटा, रेजोनेंस में जो हम क्वालिटी फैक्टर के लिए कर्व बनाते हैं कुछ ऐसा, तो करंट पहले बढ़ता है फिर कम होता है, रेजोनेंस पे मैक्सिमम होता है, अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज, करेक्ट हो गया। सीरीज LCR सर्किट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1, ये आ गया ना, देखिए पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1, पीछे 2-3 क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शंस हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमें, कहता है मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट containing an inductor, capacitor and resistor connected in series with the AC when resonance occur here।
यहां पर करंट भी मैक्सिमम होता है और पावर भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है बेटा, ये करेक्ट है। मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस। यस, पावर किस पे डिपेंड करती है बेटा, पावर फैक्टर पे। रेजिस्टर में ये जीरो होता है तो कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम पावर होती है। यस, दोनों क्या है, ट्रू है बेटा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या कहता है हमें, इन AC circuit undergo electrical resonance if it contain either capacitor or an inductor। नो, दोनों होने चाहिए भाई, तभी रेजोनेंस होगी। फिर कहते हैं AC सर्किट कंटेनिंग अ प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर कंज्यूम हाई पावर ड्यू टू इट्स नॉन जीरो पावर फैक्टर। गलत बेटा, इनमें तो पावर जीरो होती है, पावर फैक्टर जीरो होता है, फेज डिफरेंस 90 होता है। दोनों ही गलत हैं। बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें दोनों स्टेटमेंट है गलत हो बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है, अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF, करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी Z इक्वल टू R, करंट हो जाता है E/Z यानी कि E/R। इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस, रेजिस्टेंस डबल हो जाए बेटा, तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। अगर ये I0 था तो ये I0/2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन फिर से आया है, देखिए अब ऐसे क्वेश्चन अगर मान लो नीट में रिपीट हो जाए, 1/4 कर दे, हाफ कर दे, 1/3 कर दे, तो भाई गलत नहीं होने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है नीट में कब आ जाए। अब बच्चा अगर ऐसे कंफ्यूज हो गया यार इसका क्या मतलब है, फिर गड़बड़ है। स्टेटमेंट समझनी है, कंसेप्ट समझना है। LCR circuit at resonance for capacitor this and this. Now the value of resistance is halved, keeping all other parameters same. XL XC क्या रखे, सेम रखे, तो रेजोनेंस की कंडीशन तो बनी रही। तो जो करंट है वो पहले क्या था, E/R। अब रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। अभी अभी जस्ट मैंने ऊपर कहा कि उसमें रेजिस्टेंस डबल की, करंट आधा हो गया, इसमें रेजिस्टेंस हाफ की, करंट डबल हो गया बेटा। क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा क्या कहता है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर, अ वेरिएबल कैपेसिटर एंड द AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर फॉर विच मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन। मैक्सिमम करंट कब होता है, रेजोनेंस पे, जब XL XC के बराबर होगा। तो XL होता है 2πfL, ये होता है 1/2πfC। तो C आपको निकालना है, यहां सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है बेटा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। 1/4, इसको पाई को मैं एक बार π² रख लेता हूं, F49 10⁻6 हो गया क्योंकि किलो था। L कितना है, 2 × 10⁻⁻6। अगर आप मेरा साथ दें तो ये 6 से 6 कट जाएगा, ये क्या हो गया, 8 हो गया बेटा। और ये π² 22/7 का स्क्वायर इंटू 49, यहाँ 49 से ये 7 का स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा 8, 22 × 22। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये 3872 आता है। तो बेटा इसका आंसर भी 3872 आता है। ये 1/x है तो हमसे x पूछा गया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसको किसके साथ कंपेयर करना था, 1/x। इतनी बड़ी वैल्यू भी इंटीजर में कभी कभार देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ द करंट इज इन फेज विद EMF। तीनों लगे LCR, फेज डिफरेंस 0, पावर फैक्टर 1, कब होता है, व्हेन XL = XC, करंट इज इन फेज विद EMF, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा, अरे E/Z, E कितना है 220, Z कितना है R के बराबर, तो ये 11 है, कितना है 11 एम्पियर। बट ये RMS है क्योंकि यहां कहीं पे भी पीक वर्ड नहीं लिखा, और हमें क्या निकालना है, पीक। तो पीक वैल्यू क्या आ जाएगी, IV × √2, तो ये हो जाएगा 11 √2। सबको रूट में लेकर जाना है
तो 11 को अंदर लेकर जाएंगे तो 121 इंटू 2 242 बनेगा बेटा। तो यहां आंसर क्या आएगा 2। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ दिस, द सर्किट कंटेन अ रेजिस्टर, an inductor of inductive reactance, the capacitance of the capacitor needed to maximize the average rate at which energy is supplied. पावर को मैक्सिमम करना है तो ये भी कहां होती है, रेजोनेंस में होती है। तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, ये 79.6 दे रखा है, ये 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी है, सी निकालना है। सी इधर ले जाओ, ये 100 पाई इंटू 79.6। खराब वैल्यू आप देख सकते हैं, बट अगर आप इसे थोड़ा सा कोशिश करेंगे संभालने की तो ये है 100 तो ऊपर चला गया, ये 3.14 इंटू 79.6 है। थोड़ा दिमाग की बत्ती जगानी, 80 इंटू 3 240, 240 के बहुत पास 250 10⁻⁻। तो ऊपर एक 1000 ले आओ बेटा, तो यहाँ -5 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो इसको काट दो, 4 बच जाएगा। तो ये बच गया 4 इंटू 10⁻⁻5। आप इसको 40 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाता है 40। समझे बेटा, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसका सॉल्यूशन समझ में आया हो, कंसेप्ट समझ में आया हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन में से ब्लैंक पीडीएफ का लिंक लेकर सभी क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करनी है बेटा, तभी आप एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे कंपटीशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। अब ये आगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड, चैप्टर के अंदर टॉपिक, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, सब टॉपिक के अंदर सिमिलर फॉर्मूला क्वेश्चन एक साथ आपको कंबाइन करके दिए। पिछले ये क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर थे, अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर आ गए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर इज चेंज्ड फ्रॉम सी टू दिस टू कीप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनचेंज। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में जनरली बात करते हैं तो ये लिख लेते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे तो ये लिख। दोनों ही केस में अगर हमें इसे अनचेंज रखना है तो LC का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, L डैश C कितना हो गया 4C, तो बेटा जी L डैश कितना हो जाएगा L। तो अब यहां पर फंस नहीं जाना, देखिए मैंने भी फटाफट टिक कर दिया था। न्यू इंडक्टेंस शुड बी L/4 दिख रहा है, जय माता दी, मार करके आगे निकल गए, नंबर कट जाए। अलर्ट बेटा, यहां है रिड्यूस्ड बाय, अगर सिंपल ये नहीं लिखा होता, ये नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर आता ये, क्योंकि फाइनल ये है, बट इसने आगे ट्रिक कर दी, रिड्यूस बाय, तो चेंज कितना हो गया, चेंज हो गया 3L/4 बेटा, फाइनल वैल्यू हो गई L/4, तो चेंज कितना करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा 3L/4। ट्रिकी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पे स्टार लगा के रखना है, रिवीजन करनी है बार बार। लास्ट जब रिवीजन करेंगे नीट में जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले, चाहे जेई का एग्जाम में जाओ, तो आपको इस क्वेश्चन को फिर से पढ़कर जाना है कि ऐसी गलती हो सकती है, दोस्त ध्यान रखना है, ठीक है। इन सीरीज LCR सर्किट a resistor and a capacitor and a inductor are used for maximum current, angular frequency। मैक्सिमम करंट मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√L कितना है 100 मिली हेनरी। कैपेसिटेंस कितनी है 25 नैनोफैराड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2500 है, 50 बाहर आएगा, -6 बाहर। क्या ये बात समझ रहे हैं, ये ऊपर गया 10⁻⁶/50, 100 बाहर कर दो तो 2 × 10⁻⁴, तो यहां कितना आएगा बेटा
समझे? सिंपल क्वेश्चन है, मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा, फटाफट से सॉल्व कर रहा हूं। LCR इज फाउंड टू हैव मैक्सिमम करंट। बेटा आप समझ रहे हो, रेजोनेंस वाले क्वेश्चन में रेजोनेंस डायरेक्टली लिखकर नहीं आएगा, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है, तो वो रेजोनेंस कंडीशन होती है। वेरिएबल कैपेसिटेंस दे दी, रेजिस्टेंस दे दिया, इंडक्टेंस, सेम सही पैटर्न हो गया मुझे लगता है। ये देखो सेम सेम वैल्यूज हो गई बेटा। यू यूज द फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यहां ओमेगा था वहां फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा। कर देंगे ना इसको, सेम वैल्यूज आ गई, देखिए सेम वैल्यूज आ गई बेटा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा बाय 2 पाई, तो 10 की पावर 4 इंटू 2/2 पाई, ये हो जाएगा। ओके ठीक है भी, तो इसको थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना है बेटा। तो यहां पर क्या बनेगा, 10/पाई 10⁻³ तो ये √10 बच गया एक तरह का। क्या है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? वैल्यू तो सेम ही दी है, ओमेगा आ गया था हमारे पास, ओमेगा होता 2 पाई है, ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर दिया। ये यार आपको देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ कर दी। हाँ देखिए थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, यहाँ 25 है, यहाँ 2.5 है, तो यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा, तो वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। √पाई एडजस्ट हो जाएगा, एक 10 यहाँ पर 2.5 है, तो एक रूट के अंदर रह जाएगा, तो वो रूट से पाई काट के वो 10 का फैक्टर आ जाएगा बेटा। ये आपको थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इसकी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखिए बेटा, यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, यहां पर भी वही बात है, XL इक्वल टू XC, तो यहां पर भी L निकालना है, 4πf², ये पहले जैसे ही आ गया बेटा, है ना, 4πf कितना है, 4 इंटू 10⁻⁶, C कितना है बे, ये रहा 62.5 इंटू 10⁻⁻। समझे बेटा, क्लियर है भी, यहाँ स्क्वायर था यहाँ, तो ये हो गया 4 इंटू 4, π² हो गया 10, ये कितनी बच गई थी -3, तो ऊपर चला गया बेटा ये 3, और यहाँ 62.5। अगर आप देखें 62.5 इंटू 4, 250 हो गया, और ये 4 1000 हो गया बेटा, तो ये तो कट गया, तो ये क्या आएगा 0.1, इसको आप 100 मिली हेनरी लिख सकते हैं बेटा। ओके, बात समझ गए, तो यहां क्या आ जाएगा 100। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कंसेप्ट को समझना है। यहां पर इनको फ्रीक्वेंसी नहीं देनी चाहिए थी। सिंपल RMS करंट इन सर्किट बी कैन नेवर बी लार्जर इन ए, भाई ए में करंट क्या होगा 220/40, और इसमें मैक्सिमम करंट इन रेजोनेंस क्या होगा 220/40, तो इसमें करंट हमेशा 220/40 से कम होगा, तो जो बी में करंट है वो हमेशा ए के करंट से छोटा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, मैक्सिमम रेजोनेंस पे, अदरवाइज छोटा होगा। तो करंट सर समझे ना, ये है 220/40 ए, इसमें मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो ये वाला करंट हमेशा इससे छोटा रहेगा, तो ये बी का करंट कम रहेगा, तो बी कैन नेवर बी लार्जर देन ए, ये करेक्ट हो गया। ए इज ऑलवेज इक्वल टू बी कैन बी लार्जर, बी इज लेस देन एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे ये दोनों क्या होंगे बराबर, रेजोनेंस पे ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है बेटा, सेम कंसेप्ट, क्या कहता है, इन LCR सीरीज सर्किट करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस, यस, करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर, ये आ गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन
that in series LCR circuit when connected to same voltage can never be less, ये वाला इससे छोटा कभी नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का करंट कैन नेवर बी लेस देन दिस LCR, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी बच्चों करेक्ट है। तो क्या आंसर आएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर। समझे? अभी भी रेजोनेंस के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, अभी किसके ऊपर बचे हैं, क्वालिटी फैक्टर के ऊपर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड ये दिया गया, इंडक्टर दिया है, कैपेसिटर, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/√L/C। वैल्यू पुट करेंगे बेटा 1/100, L की वैल्यू 1, 6.25 10⁻⁻100 ऊपर चला गया 10⁻6, 6.25 बाहर आ जाएगा 100, ये 10⁻3, 6.25 का रूट क्या आएगा बेटा 2.5 आएगा। क्या आएगा 2। तो ऊपर बच गया 10, नीचे 2.5, ये कितना बच गया बेटा 4। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, इन द सर्किट रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर टू द बैंड। देखिए क्वालिटी फैक्टर होता है 1/R√L/C। बैंड विड्थ क्या होता है, बैंड विड्थ हमारे पास होता है R/। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा 1L/R²√L/C। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 10। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे ना, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, इंडक्टर की वैल्यू गिवन है, कैपेसिटर की, मस्त आएगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि मैं छोटी मोटी कैलकुलेशन जो सिंपल है उसको मैंने छोड़ दिया यहाँ एक आदि को, सो दैट थोड़ा सा ड्यूरेशन कम किया जाए। वैसे तो आपको पता है जेई के 50+ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी अगर हम मानेंगे तो बेटा 100 मिनट के आसपास की तो ये वीडियो बननी चाहिए, बट मुझे लगता है मुझसे कम टाइम में ये निपटा लेंगे। एसी जनरेटर किस पे वर्क करता है बेटा, एसी जनरेटर ईएमआई पे काम करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। रेजोनेंस कब हो, रेजोनेंस फिनोमिना टू अकर प्रेजेंस ऑफ बोथ। ये आ गया ना, देखो ऊपर था कि सिर्फ अकेला एल और सी हो तो रेजोनेंस हो जाएगी, नहीं होगी, दोनों चाहिए। शार्पनेस, क्वालिटी ऑफ फैक्टर मेजर द शार्पनेस ऑफ द कर्व। थर्ड बेटा, तो सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन बन गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू दिस। ये प्राइमरी है, ईपी कितना है 230 बेटा। नंबर ऑफ टर्न टू प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 10। स्टेप अप हो गया बेटा, देखते पता चला, अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हैं तो कैसा है, स्टेप अप। ओके, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेकेंडरी साइड इज दिस, पावर कंज्यूम्ड इन इट। लोड रेजिस्टेंस यानी कि सेकेंडरी में रेजिस्टेंस कितनी है 46, पावर बतानी है। तो पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, आउटपुट ईएमएफ फाइंड करनी पड़ेगी, ये होती है ईपी बाय ईएस। तो ईएस आउटपुट हो गई, ईपी बाय 10 यानी कि 23। अब अगर हम देखें तो पावर क्या होगी, लोड आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, 23 इंटू 23 बाय 40, कट गया बेटा 2 पे 11.5, क्या आ जाएगा बेटा 11। समझे? पावर निकालनी है तो पावर इस केस में क्या आ जाएगी V²/R। अब यहां पर देखें बेटा, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर कौन सा, कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, ये इनपुट हो गई। प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी कितनी है 100/10 है। सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 2 सीरीज। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो ये है ईपी बाय ईएस, तो ईएस कितना आ गया बेटा, ईपी 200 है, 200/10 20 कितना आ गया बेटा 20 आ गया। क्या ये पता चला बेटा, 22 आना चाहिए था, यहां गलती है बेटा, टाइपिंग एरर है, 220 है, यहां 220 दिया है,
तो यहाँ पर 220 दिया है बेटा, तो ये कितना आएगा 22। ओके, ध्यान देंगे। अब ये जो 22 है वो यहां है, जो ये 22 है ES यहां है बेटा। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो करंट कितना जाएगा बेटा, करंट जाएगा 22/15 प्लस 7 1, ये किलो है तो 10⁻³ मिली एम्पीयर। क्या ये बात समझ में, डिवाइड में है ना बेटा मिली, तो मिली हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, आउटपुट। आउटपुट का मतलब ये वाली वोल्टेज पूछ ली। ये थोड़ा गलत लिखा हो, डायग्राम में हो जाती है गलती बेटा इतनी के टाइपिस्ट से। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, ये होगी I/7। तो 1 मिली एम्पियर इंटू 7 किलो, तो ये कितनी हो गई 7। कितना बन गया बेटा 7। बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गया। तो दो क्वेश्चन का फ्यूजन, दो चैप्टर का फ्यूजन क्वेश्चन बढ़िया ही रहा। आगे बढ़ते हैं बेटा। पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट दिस, इनपुट कितनी है बेटा 2.3 किलो वोल्ट को मैं 2300 लिख लेता हूं बेटा, 2300 वोल्ट। ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद प्राइमरी वाइंडिंग हैवी 3000 टर्न। प्राइमरी में कितनी है 3000, स्टेप डाउन है तो इसका मतलब सेकेंडरी में कम होंगी। आउटपुट कितनी है 2300, पता चल गया अभी कम है, सेकेंडरी में 10 हो जाएंगी। करंट इन द प्राइमरी इज, प्राइमरी में करंट कितना है 5। एफिशिएंसी कितनी है 90%। द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ कॉपर, द आउटपुट करंट बताना है। तो हमें इस नंबर ऑफ टर्न का कोई रोल नहीं है। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो ये 90/100। आउटपुट कितनी है 230, इनपुट कितनी है 2300। आउटपुट करंट निकालना है, इनपुट कितना है 5। अगर आप देखें तो ये 10 है बेटा, ये कट गया, ये 9 है, तो करंट कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा बेटा 40। समझ रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, ट्रांसफॉर्मर हैज एफिशिएंसी 80%, work at 10 volt 404 kilowatt, the secondary voltage is this, the current in second। तो बेटा सेकेंडरी में पूछ लिया, प्राइमरी की ईपी आईपी देने की बजाय सीधा ही उसने क्या दे दी, पावर दे दी बेटा प्राइमरी की। तो 80/100, सेकेंडरी में कितना है ये 240 है बेटा। बस आपको फटाफट वैल्यू पुट करनी है। ये करंट है, पावर कितनी है बच्चों 4000। क्लियर है। तो ये हमारे पास 2 जीरोस कट गई, एक यहाँ कट गया, ये 6 हो गया बेटा। तो IS क्या आएगा 80/6, 2 पे गया 40/3, 13.33 एम्पियर। क्लियर है बेटा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो की स्पीड आपको कितनी लगी। अप्रोक्सीमेटली 70-80 मिनट्स में हमने ये 50 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, 50 से ऊपर ही होंगे, आपको ब्लैंक PDF मिलेगी, आप उसमें काउंट करके देख लीजिएगा, 53-54 के आसपास होंगे 70 मिनट्स में। ये 1 आवर मेरा जो अभी चल रहा है 1 आवर 18 मिनट हो गया है, तो ये 78 मिनट हो गया है। 2-3 मिनट हमने बीच में बात भी की है, वही 2-3 मिनट में अगला क्वेश्चन कर देंगे। तो 80 मिनट में हमने किए हैं। ये स्पीड कैसी लगी, आपको कोई दिक्कत आई स्पीड में कि सर ज्यादा थी, तब भी कमेंट करना बेटा। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड थोड़ी कम करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल है इसी स्पीड से करा दीजिए सर, हमारा टाइम बचेगा और ज्यादातर चीजें हम सीख जाएंगे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें, वो भी कमेंट करिएगा बेटा, तभी हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। क्या कह रहा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर विद प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑपरेट एट 12 किलोवाट ऑन प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड पे 12 किलोवोल्ट है। इट सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ नंबर ऑफ नियर बाय हाउसेस एट, आउटपुट वोल्टेज कितनी है 120। आउटपुट लिखना था सेकेंडरी, ठीक है। द एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द हाउस सर्व्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर इज 60। पावर कितनी है आउटपुट 60 किलो वोल्ट। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी,
तो इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा। तो ये तो ES पावर वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय लोड बेटा। इसमें तो ट्रांसफार्मर वाला कोई काम ही नहीं है। 120 60 10⁻³ इसे इधर ले आइए बेटा, ये कट जाएगा, ये 2 है, ये 240 बाय 1000 है, तो ये हमारे पास आ गया 240 मिली ओम, क्योंकि 1000 से डिवाइड है ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 240। ओके, इस लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं बेटा। ये थे हमारे पास जेई मेन ऑल्टरनेटिंग करंट के PYQ का सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। उम्मीद है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब आप PDF को डाउनलोड करके फिर से क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा बेटा, तभी ये बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।